ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 40 साल के राज में करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंतर्गत जोड़ दिया। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत और आज का पूरा पाकिस्तान, साथ में अफगानिस्तान के पूर्वी भाग पर अशोक के अधिकार क्षेत्र में था। अशोक को सही मायने में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है, क्योंकि वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया था। सम्राट अशोक की कहानी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से शुरू होती है, जिसने उन्हें मगध की गद्दी पर बिठाया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के 1-2 साल के अंदर ही सिंधु नदी के पूर्व में यूनानी आधिपत्य समाप्त होने लगा था। चाणक्य के मार्गदर्शन में पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य की घनानंद के खिलाफ युद्ध में हार हुई, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर उत्तरी भारत में अपना अधिकार कर लिया। अपने 24 वर्ष के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अजेय रही। 305 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन और पर्शिया के नए शासक सेलुकस ने सिकंदर की खोई हुई भूमि को जीतने की कोशिश की, तब इसे चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध के राजा बने। चाणक्य बिंदुसार के भी मार्गदर्शक बने। बिंदुसार के बाद उनका बेटा सुसीम उनकी गद्दी का वारिस था और ये माना जा रहा था कि उनके बाद वही मगध का राजा बनेगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारियों के क्रम में अशोक का नाम काफी नीचे था। अशोक दिखने में काफी नाटे कद और मोटे भी थे। इन्हें त्वचा की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बदसूरत दिखते थे। शायद यही वजह थी कि इनके पिता इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए संभावित वारिसों की सूची में उन्हें नहीं रखा गया था। यही कारण था कि राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने इसे कुचलने के लिए अशोक को भेजा। उसके बाद उन्हें मध्य भारत के उज्जैन में सम्राट का राजा प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। यही विदिशा में एक स्थानीय व्यापारी की सुंदर बेटी महादेवी सत्याकुमारी से इन्हें प्रेम हो गया। दीपवामसा में इस शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इनसे अशोक के 2 बच्चे महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुए, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। जब अशोक सम्राट बने तो महादेवी ने पाटलिपुत्र जाने की बजाय विदिशा में रहना पसंद किया। बताया जाता है महादेवी एक बौद्ध थी, क्योंकि तब उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीमा को अपना उत्तराधिकार चुना था, लेकिन 274 ईसा पूर्व में एक और विद्रोह हुआ और उसे निपटाने के लिए इस बार युवराज सुसीमा को भेजा गया था। यह विद्रोह पिछले विद्रोह से अधिक गंभीर था, इसलिए राजकुमार सुसीमा को अधिक समय तक तक्षशिला में रुकना पड़ा। इसी बीच राजा बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने सुसीमा को वापस आने और उनकी जगह अशोक को तक्षशिला जाने का आदेश दिया। इस बीच अशोक के समर्थक मंत्री राधागुप्त ने हस्तक्षेप कर राजकीय आदेश को रुकवाने की कोशिश की। कहा जाता है अशोक ने बीमारी का नाटक किया और मांग की कि उन्हें पिता अस्थायी राजा घोषित कर दे। ये सुनते ही बिंदुसार को मिर्गी का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। जब सुसीमा पाटलिपुत्र से वापस लौटा तो उन्होंने पाया कि उनके छोटे भाई अशोक ने पाटलिपुत्र में आधिपत्य जमाया हुआ है और यहाँ के मुख्य द्वार की रक्षा यूनान से लाए गए सैनिक कर रहे हैं। 4 साल सत्ता के लिए हुए संघर्ष में पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर सुसीमा की हत्या पहला चरण था। इस दौरान अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। तब जाकर वह अपने आप को मगध का राजा घोषित कर पाया। पर बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि मारे गए भाइयों की संख्या 6 थी, लेकिन इससे कोई संदेह नहीं है कि गद्दी के लिए हुआ रक्तरंजित संघर्ष कई सालों तक चला था। उस समय अशोक की उम्र मात्र 34 साल थी। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठा उस समय रोम और कार्थिंग के बीच प्रथम प्यूनिक युद्ध हो रहा था और दूसरी तरफ चीनी सम्राट चीन की महान दीवार भी बनवा रहा था। 362 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध किया था। इस लड़ाई में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इतने ही लोग युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से मारे गए थे।
1.5 लाख लोगों से अधिक लोगों को या तो बंदी बनाया गया था या निर्वासित किया गया था। मारे गए लोगों में अधिकतर लोग असैनिक थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। इस विजय ने अशोक के साम्राज्य को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया और अगले 37 सालों तक उसका आधिपत्य बना रहा। लेकिन ये जीत इतनी रंजित थी कि इसने अशोक के अंतर्मन को झंझोर कर रख दिया। उसने सार्वजनिक रूप से इस युद्ध पर अपना खेद प्रकट किया और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने गौतम बुद्ध के विचारों को अपना लिया, जो कि भारत में अभी नया नया था। अशोक के शासन के समय भारतीय समाज में जितनी विविधताएं थी उतनी पहले कभी नहीं थी। विविधताओं से भरे ऐसे समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक ऐसी विश्व दृष्टि चाहिए थी जो पर्याप्त लचीली हो। कलिंग युद्ध ने अशोक को नाम मात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध बना दिया। उसके बाद ये सम्राट अशोक ने अपने शासन को बौद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप नैतिक मूल्यों में ढालना शुरू कर दिया। एक अच्छे शासक की तरह अशोक ने अपने आप को जनता के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन उनके बोले हुए शब्दों को गिने चुने लोग ही सुन सकते थे। अशोक चाहते थे कि उनको पूरी दुनिया सुने, इसलिए उन्होंने इसे लिखित भाषा में कहने की पहल की। उन्होंने अपने संदेशों को प्राकृत भाषा में लिखवाया, क्योंकि ये भाषा उनके साम्राज्य में बोली जाती थी। अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में हैं। कुछ शिलालेख ग्रीक और अरमाइकी लिपि में भी मिले हैं। सन 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। मौर्य वंश का कुल 137 वर्ष तक काल चला। अशोक के बेटे और पोते अपने दादा और परदादा की क्षमता और स्तर के नहीं थे। इनका शासन भी बहुत थोड़े समय के लिए था। अशोक का पूरा साम्राज्य उसके कई दावेदारों के बीच विभाजित हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा था। अंततः अशोक को एक समय भारतवासियों ने भुला दिया। धीरे धीरे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल समाप्त हो गया और लोग शिलालेख पे लिखे उनके संवादों को पढ़ना भूल गए। लेकिन 19वीं सदी में अशोक की दोबारा खोज हुई, विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। इन्होंने ब्राह्मी लिपि का मतलब लोगों को समझाया। भारत की आज़ादी से सिर्फ 1 महीने पहले जुलाई 1947 में संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तय करने के लिए एक प्रस्ताव प्रेषित किया, जिसमें अशोक के चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में जगह दी गई। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने न सिर्फ इस झंडे से अशोक के प्रतीक ही नहीं बल्कि उनको भी जोड़ा है, जो कि भारत ही नहीं विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण हस्ती थे। भारतीय लोगों के लिए अशोक इतना प्रेरणादायी व्यक्ति था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अशोक को नए राष्ट्र के संरक्षक संत का दर्जा दिया था। अशोक के 4 सिंह भारतीय डाक टिकटों पर अंकित हैं। साथ ही ये भारत का राजकीय चिन्ह भी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।